आप सभी को नमस्कार। मज़ेदार ये है कि ये बातचीत एक मॉडरेटर और एक कवि की बातचीत नहीं है। गीत और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं, तो ये बातचीत दो दोस्तों की बातचीत है और पुराने दो ऐसे लोगों की जो दिल से जुड़े रहे हैं, ऐसे लोगों की बातचीत है। मज़ेदार ये है कि मैं गीत जी का बहुत प्रशंसक रहा हूं, इनके तमाम तरह के काम का, इनकी पत्रकारिता का, इनके गद्य का, इनकी कविताओं का। और आप लोगों को ये जानकर बड़ा अच्छा लगेगा, सुखद लगेगा कि गीत एक बहुत गंभीर कवि और अनुवादक भी हैं, विश्व साहित्य के अध्येता भी हैं, पर इस डिजिटल और सोशल मीडिया के ज़माने में सबसे ज़्यादा पोस्टरों पर कविताओं वाले कवि भी हैं। इनकी कविताएं जितनी ज़्यादा इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर शेयर होती हैं, और क्यों शेयर होती हैं ये भी मैं एक बात बताता हूं, क्योंकि इस बातचीत में भी वो बात आएगी कि जब भी कोई प्यार करता है तो गीत चतुर्वेदी की कविताओं की पंक्तियां शेयर करता है। जब प्यार में दिल टूटता है तो भी गीत चतुर्वेदी की कविताओं की पंक्तियां शेयर करता है। गीत चतुर्वेदी की कुछ चीज़ें मैं शेयर करता हूं और उसके बाद हम गीत से बातचीत शुरू करते हैं। गीत लिखते हैं कि जिन सुंदरताओं को रचने में ईश्वर असमर्थ होता है, उन्हें कवि के भरोसे छोड़ देता है। वो ये भी लिखते हैं कि दूसरों जैसा होना आसान है, अपने जैसा होना मुश्किल है। अपने जैसा होने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि दरअसल हम हैं कैसे, और ये सबसे मुश्किल काम है। मेरे पास गीत की और भी कविताएं हैं, पर बातचीत शुरू करते हैं। भाई, सबसे पहले तो ये बताओ कि ये जो मैंने कहा कि आप सबसे ज्यादा साझा किए जाने वाले, सबसे ज्यादा यूथ से जुड़ने वाले कवि हैं, ये सुनकर कैसा लगता है? अच्छा लगता है, जाहिर सी बात है। लेकिन इस अच्छाई से पहले मैं एक बात ये कह दूं कि ये जो प्रशंसा का भाव है ये बहुत म्यूचुअल है, क्योंकि मैं भी यूनिस खान का बहुत पुराना प्रशंसक हूँ। उस ज़माने का जब मैं रेडियो सुना करता था और रात को 10 बजे इनकी आवाज़ गूंजती थी रेडियो पर छाया गीत में, और उसी से ही प्रभावित होकर बरसों पहले मैंने इनसे इसरार किया था कि हमारे लिए कुछ लिखें, और मैं हमेशा इस बात का शुक्रगुजार रहता हूं कि इन्होंने उस इसरार को माना था। बहुत सही बात है। गीत एक दिन मुझे कॉल करते हैं, ये बात मुझे लगता है तकरीबन 18 बरस पहले की होगी। बिल्कुल बिल्कुल, या शायद थोड़ी ज़्यादा, और कहते हैं कि आप हमारे लिए कॉलम लिखें। और गीत ने उस कॉलम को इतना सुंदर नाम दिया था, स्वर पंचमी, क्योंकि वो हफ्ते के 5वें दिन म्यूजिक पर कॉलम था, और वो मैंने 13 बरस लिखा। तो ये हमारा नाता है। तो बात हो रही थी हमारे कि जब लोग साझा करते हैं कैसा लगता है। अब एक हमजा तोव की एक कहानी छोटी सी याद आती है कि एक कुम्हार था, वो मिट्टी के घड़े बनाता था और घड़े बना के बाजार में उसको बेच देता था। कुछ लोग उस घड़े में पानी रखते थे, पानी पीते थे, कभी कभी कुछ लोग उस घड़े को फोड़ देते थे। तो हमजादो का वो कैरेक्टर कहता है कि मैंने अपना काम कर दिया, घड़े बना दिए, जिन्हें पसंद आया उन्होंने घड़ों में पानी भर लिया, जिन्हें ना पसंद आया उन्होंने उसे फोड़ दिया। क्या बात है। रचना एक बार लेखक के हाथ से निकल गई तो वो सबकी हो जाती है। अज्ञेय ने एक बहुत खूबसूरत शब्द दिया है हिंदी को, वो है लोकार्पण। बिल्कुल, लोक को अर्पित हो गई। लोक उसे कैसे ले रहा है? अच्छी तरह ले रहा है तो प्रसन्नता महसूस होती है, क्योंकि लेखक के जीवन का सबसे बड़ा दुख ये है कि उसे ठीक से समझा नहीं जा रहा, उसे सही समझा नहीं जा रहा। जब कहीं कोई सही समझता है अच्छा महसूस होता है। एक चीज मैं यहाँ कहना चाहूँगा, मैंने कभी गीत से कही नहीं। गीत की जो भाषा है वो बहुत ही बहुत एक्सप्रेसिव भाषा है, ये नहीं कहूँगा। गीत की भाषा का अपना एक मुहावरा है कि उनकी पंक्तियाँ उनके नाम के बिना भी शेयर की जाएं। तो अगर आप कविताएं पढ़ते हैं, कविताओं के प्रशंसक हैं, तो आप ये समझ जाएंगे कि ये गीत की भाषा है। कितना साधा है आपने अपनी भाषा को, कि अब ये
आपकी कविताएं आपके नाम के बिना ये अंदाजा लग जाता है कि आपकी हो सकती हैं। हाँ, मुझे इसमें दो बातें याद आती हैं। एक ये कि भर्तृहरि जो संस्कृत के बहुत बिल्कुल। बड़े विद्वान थे, फिलॉसफर थे, पोएट थे 5वीं शताब्दी में, वो वाक्य पदीयम में कह के गए हैं कि इस संसार में जो कुछ भाषा के भीतर कहा जा सकता है वही मौजूद है। दूसरा, इसी के बरक्स विटकेंस्टाइन जो 20वीं सदी के दार्शनिक थे, वो कहते हैं हमारे संसार की सीमा हमारी भाषा है। यानी जितना आप कह सकते हैं उतना ही आपके संसार की सीमा है। शुरुआत में जब मैं काम की शुरुआत, लिखने की शुरुआत की थी, तो मेरे पिताजी ने एक वाक्य मुझसे कहा था कि अगर तुम एक पंक्ति लिखना चाहते हो तो उसके पीछे तुम्हारे पास 1000 पंक्तियों का अध्ययन होना चाहिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो जब 1000 पंक्तियों का अध्ययन करने की दिशा में हम बढ़े तो महसूस हुआ कि हम जिस यात्रा में हैं उसमें भाषा ही हमारा वाहन है। बिल्कुल। और अगर आपका वाहन खराब होगा, टूटा फूटा होगा या पंक्चर होगा तो आपकी यात्रा लंबी नहीं हो पाएगी। भाषा को एक वाहन की तरह देखने का जो शऊर है वो घर से ही मिला। तो उसी को ही बढ़ाते बढ़ाते, उसी को साधते साधते, उसी को देखते देखते यहाँ तक पहुँची है भाषा। मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे नौजवान बैठे हैं और मुझे नहीं पता कि कितना आपको पढ़ा है, पर गीत ये जो लिखने की दुनिया में पहला कदम है, ये किस तरह पढ़ा, ये जानना बहुत मानीखेज होता है। और उसके बाद वो जो कच्चा पक्का कदम था वो कैसे एक मुकम्मल लिखने पढ़ने के रास्ते तक आया। इस पूरी यात्रा में आप किन किन लोगों से प्रभावित हुए? और गीत की जो सबसे बड़ी खासियत है कि दुनिया के किसी भी देश का साहित्य अगर किसी ने पढ़ा होगा इस कमरे में सबसे ज्यादा, तो वो गीत ने पढ़ा होगा। लिखने पढ़ने की शुरुआत बहुत छोटी उम्र में हुई, तब मैं 9वीं क्लास में था। और ये भी बता दो कि मुंबई में थे। हाँ बिल्कुल, मैं मुंबई का रहने वाला हूँ, मुंबई में पला बड़ा, वहीं पैदा हुआ, वहीं पढ़ाई करता था। मैं 9वीं क्लास में था और हमारे घर में बहुत सारी किताबें थीं। मेरे बड़े भाई, बड़ी बहन, पिताजी ये सब किताबों से जुड़े हुए थे, पढ़ते थे। वो लोग जासूसी उपन्यास पढ़ते थे, मेरे बड़े भाई और दीदी, सुरेंद्र मोहन पाठक, वेद प्रकाश शर्मा इत्यादि। एक दिन मेरा भी मन हुआ कि मैं भी इन्हें पढूं, तो उन्होंने मुझे रोक दिया, डांट दिया और कहा नहीं, तू अच्छा बच्चा है, तू प्रेमचंद पढ़ा कर। तो मेरे दिमाग में तब से घुस गया कि जो अच्छे बच्चे होते हैं वो प्रेमचंद पढ़ते हैं। मैं उन्हें भी पढ़ने लगा और उसी दौरान मैंने बिल्कुल एक्सीडेंटली एक छोटी सी कहानी बच्चों की लिखी। हमारे घर में टिंकल पत्रिका आती थी, बच्चों की वो कहानी लिख करके मैंने टिंकल में भेज दी और फिर भूल गया। और 6-8 महीने बाद स्कूल में एक बैक बेंचर आके मुझसे कहता है, क्लास चल रही थी, आधी छुट्टी हो चुकी थी, बैक बेंचर आके कहता है मैगजीन दिखा करके कि क्या ये गीत चतुर्वेदी तुम ही हो जिसका नाम टिंकल में छपा हुआ है। तब मुझे पता चला कि मेरी कहानी छप गई है। और यहीं से लिखने पढ़ने की दुनिया में मेरी शुरुआत हुई, बच्चों की कहानी से, जो उस समय 13 साल उम्र थी मेरी। और उसके बाद एक तरह से लिखना चलता ही रहा। 17 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते बच्चों की जो कहानी या बच्चों की कविता है वो एक तरह से बड़ों की कविता में तब्दील होने लगी। और उस समय जनसत्ता, मुंबई में जनसत्ता निकलता था, जनसत्ता में 17 साल की उम्र में मेरी कविता छप करके आई थी और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें बदल गईं। ये जो पहली बार छापने वाले संपादक थे वो कौन थे? वो धीरेन्द्र अस्थाना थे। मैं वहीं तक पहुंचना चाह रहा था। बिल्कुल, पहली कविता धीरेन्द्र अस्थाना के संपादन में जनसत्ता में प्रकाशित हुई थी। और जिस समय वो कविता प्रकाशित हुई उसी समय के आसपास मेरा संपर्क हुआ हिंदी के महान कथाकार
और पहल पत्रिका के यशस्वी संपादक ज्ञान रंजन जी, जिनका अभी 2 दिन पहले जो है देहावसान हुआ। तो वो देहावसान एक तरह से बहुत निजी क्षति भी थी मेरे लिए, क्योंकि 17 की उस उम्र में जब साहित्यिक दिशाएं उस तरह से बनी नहीं थी, ज्ञान रंजन की चिट्ठियों ने, उनके ख़तों ने जो है बहुत मार्गदर्शन किया। मुझे याद है पहली कविता छपी, मैंने उनको चिट्ठी में लिख करके भेजा, उसकी फ़ोटोकॉपी लगाई कि देखिए मेरी ये कविता छप गई है और अब आप भी मुझे छाप दीजिए। वाह वाह वाह। तो उनका जवाब आया था, और वो आज तक मुझे याद है। वो जवाब एक तरह से प्रेरणा की पंक्ति है वो, कि साहित्य 100 मीटर की फर्राटा रेस नहीं है। क्या प्यारी बात। साहित्य मैराथन है। जिंदगी भर दौड़ने की हवा अगर फेफड़ों में लेके घूम रहे हो तो साहित्य में आओ, वरना जो है छोड़ दो। वाह। तो ये एक पंक्ति जो है ज्ञान रंजन की, उसने बहुत प्रेरित भी किया, ज्ञान जी की चिट्ठियों ने बहुत प्रेरित किया। और संजोग की बात है कि दूसरी और तीसरी सेट ऑफ पोएम्स वो पहल में ही प्रकाशित हुई। बहुत ही बढ़िया बात है, ये बहुत बड़ी बात है। जिन लोगों ने हिंदी कविता को और लघु पत्रिकाओं के पूरे दौर को ध्यान से देखा हो, तो ज्ञान जी की पहल में छपना आसान काम नहीं रहा है। मैं उसी शहर से आता हूँ जहाँ से पहल निकलती थी, और मैं साइकिल से ज्ञान जी के घर पहुँच जाया करता था और बड़े बड़े लोगों को बातें करते देखा करता था। और मैं ये देखता था कि भाई ये किन विषयों पर बातें कर रहे हैं, ये किस तरह की किताबें पढ़ रहे हैं। बाद में दिलचस्प बात यह है कि ज्ञान जी बंबई आया करते थे जब मैं बंबई में था, और हर बार तमाम बड़े लोग वहां मिलते थे, मुलाकातें होती थी और सूक्तियां होती थी उनके वाक्यों में, उनकी चिट्ठियों में भी हाथ से लिखी हुई, कभी ब्राउन पेपर पर चिट्ठी, कभी टाइप की हुई चिट्ठी, कभी पोस्ट कार्ड पर चिट्ठी। कितना दिलचस्प है कि पहल में आप, मतलब जब जनसत्ता में छपे और फिर पहल में छपे, तो एकदम से एक पक्का मुकम्मल रास्ता बना। और मैं अब यहां ये जानना चाहता हूं कि भारतीय और विश्व साहित्य के किन किन कवियों को किस किस तरह से आपने खोज खोज कर पढ़ा, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि एक पेड़ है जहां से हमने फल तोड़ लिए। पढ़ने का एक बहुत बड़ा रास्ता खोजना है, और हम उस देश के वासी हैं जहां इतनी ज्यादा लाइब्रेरीज नहीं है कि हम चाहें तो हमको एक ही पल में काफका मिल जाए, एक ही पल में चेखव मिल जाए, एक ही पल में विश्व साहित्य के दूसरे पाब्लो नेरूदा मिल जाए। ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम एक ही तरह से एक किसी भी शहर उपनगर में मार्केज भी पालें। तो ये कैसे हुआ था? इस पर आने से पहले मैं एक बार ज्ञान जी के बारे में एक जरूर, बात कहूं, क्योंकि ज्ञान जी हमारी भावुक नस हैं जी, और अभी अभी उनका जाना जो है वो बहुत सारी यादों को जगाता भी है। जैसे हमारी जब बात हुई थी 18-19 साल पहले, तब हमारी बातचीत के संपर्क का सूत्र भी ज्ञान रंजन थे। जी याद है आपको? बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। मेरे जीवन में जो बहुत महत्वपूर्ण लोग आए उस उम्र से लेकर के बाद तक, उन सब में ज्ञान रंजन एक सूत्र की तरह कई बार उन्होंने काम किया। मैं हमेशा ये लिखता हूं कि वो हमारे अभिभावक थे, वो हमारे आकाशदीप, लाइट हाउस है। मैं 2005 में इंदौर जब पहुंचा, तो इंदौर से कुछ दिन के लिए मैं भोपाल आया। जी जी। मैं दैनिक भास्कर से जुड़ा हुआ था, तो मैंने देखा भोपाल में दफ्तर में काम चल रहा था, वहाँ एक सज्जन बैठे हुए थे और किसी से कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। उनके हाथ में एक लिफाफा था और लिफाफे पे ज्ञान रंजन की हैंडराइटिंग थी। उनकी हैंडराइटिंग में पता लिखा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, काली स्याही। हाँ, काली स्याही, और वो श्रा की तरह लिखा हुआ। एकदम एकदम। तो मैंने उन सज्जन से कहा, ये तो ज्ञान रंजन की हैंडराइटिंग है। क्या बात है, वाह। तो वो मुझे ऐसे देखने लगे और उन्होंने कहा, तुमने कैसे पहचाना? मैंने कहा, मेरे पास बहुत चिट्ठियां हैं ज्ञान रंजन मेरे लिए अभिभावक की तरह हैं। तो बोले, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा, मेरा नाम गीत चतुर्वेदी है। बोले, ठीक है। एक हफ्ते बाद मेरा तबादला इंदौर से भोपाल हो गया।
अरे गजब। क्योंकि जिस आदमी से मैंने पूछा था कि ये चिट्ठी तो ज्ञान रंजन की है, उसने मेरा नाम तो पूछ लिया, मैंने उनका नाम पूछना भूल गया था, वो थे राजकुमार केसवानी। ओ हो, हिंदी के इतने बड़े स्तंभकार, हिंदी के इतने बड़े पत्रकार, इतने बड़े, मुझे नहीं पता था राजकुमार केसवानी है, लेकिन सिर्फ ज्ञान रंजन के उल्लेख मात्र से भोपाल ला दिए गए। उन्होंने बात की होगी, ज्ञान जी ने जो भी कुछ कहा होगा, वो उन्होंने मुझे तबादला, वो भोपाल में संपादक थे, उन्होंने तो तबादला करके भोपाल बुला लिया और वहाँ से मेरा जीवन बदल गया। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने जिस तरह की ट्रेनिंग मुझे दी, केसवानी जी ने, उनके मातहत जितना कुछ सीखा जीवन, पत्रकारिता और साहित्य के बारे में, वो आज तक काम आ रहा है। मानता हूँ मैं कि मरते दम तक काम आता रहेगा। बिल्कुल सही है। तो ज्ञान जी इसलिए भी इतने याद आते हैं। बिल्कुल, और दिलचस्प ये है कि ये भी म्यूचुअल है, क्योंकि मेरी भी साहित्यिक परवरिश करने वाले ज्ञान रंजन ही हैं और राजकुमार केसवानी भी जुड़े बिल्कुल रहे, वो भी हैं भाई बाकायदा। हम लोगों के भाई कहाँ वो एक जुड़ाव गहरा बना रहा। तो खैर, बात हो रही थी विश्व साहित्य तक कैसे पहुंचे। तो जब ये 17-18 की उम्र में मेरी कविताएं छपने लगीं और मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, तो 20 साल की उम्र तक मेरी कविताएं सब जगह, हिंदी की जितनी बड़ी पत्रिकाएं थीं, आम तौर पर सब में प्रकाशित हो गई और मुझे ये कहा जाने लगा कि अब तुम्हारी किताब आ जानी चाहिए। इसमें ज्ञान जी भी थे जो कह रहे थे कि किताब आ जानी चाहिए, लेकिन मुझे ना उन कविताओं से बहुत खुशी नहीं महसूस होती थी, क्योंकि मैं मुंबई की किताबों के गलियारों में भटका करता था। फ्लोरा फाउंटेन के पास सेकंड हैंड किताबों की खूब, मतलब फुटपाथ पर ही खूब बिका करती थी। वहाँ मुझे ग्रांटा के पुराने अंक मिले, वर्ल्ड लिटरेचर टुडे के पुराने अंक मिले, पेरिस रिव्यू के पुराने अंक मिले। ये जो विश्व साहित्य की बड़ी पत्रिकाएं हैं, उनके पुराने अंक मिले। मैंने उन्हें पढ़ना शुरू किया और उनके माध्यम से समकालीन विश्व साहित्य से मेरा परिचय गाढ़ा होता गया। मुझे नहीं पता था कि वो कौन लोग थे मुंबई के जो पेरिस रिव्यू और ग्रांटा जैसी पत्रिकाओं को सेकेंड हैंड किताबों में बेच दिया करते थे। और कमाल की बात ये कि वो कौन लोग थे जो फ्लोरा फाउंटेन पर किताबें ढूंढते हुए उन्हें वापस खरीद लिया करते थे। तो कई बार तो मेरे पास जो पुरानी प्रतियां हैं किताबों की, उसमें उन लोगों के जो नाम भी है, हाँ उनके नाम हैं, जो पहली बार उनके मालिक रहा किए होंगे, मैं उनको भी एक तरह से श्रद्धांजलि अर्पित करता रहता हूँ कि तुम लोगों ने खरीद के बेच दिया, जिससे हम जैसे क्या कहते हैं गरीब नौजवानों का भला हो गया। बिल्कुल सही है। उन जगहों से, उन किताबों से मुझे ये महसूस हुआ कि हम जो लिख रहे हैं वो विश्व साहित्य के उस पैमाने पर, जिसे एक अंतर्राष्ट्रीय पैमाना माना जाता है या माना जा सकता है, वहाँ तक पहुँचने में नाकाम है। हम भले हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं के स्तर पर हम अपनी भाषिक पत्रिकाओं में छप रहे हैं, सराहना हो रही है, लेकिन यदि कोई स्टैंडर्ड बनना है तो उस तरह का बनना चाहिए। तो ये जो असंतोष था मेरे भीतर, ये बहुत गहरे गहरे जमता चला गया। और फिर मैंने 20 साल की उम्र में, जब मेरे लेखन की यात्रा शुरू ही हुई थी, मैंने एक तरह से संन्यास ले लिया। मैंने खुद से कहा कि मैं पहले खूब पढ़ूंगा, जब तक सिद्धि हाथ न आ जाए, जब तक ऐसा न लगे कि हाँ कुछ जान लिया है, तब तक लिखने का कोई अर्थ नहीं है। तो मैंने एक प्रण किया कि जापान से लेकर के अमेरिका तक और नॉर्वे से लेकर के दक्षिण अफ्रीका तक जितने लेखकों को बड़ा माना जाता है, जितनी किताबों को बड़ा माना जाता है, मैं कोशिश करूँगा कि अपनी मानवीय सीमाओं के भीतर रहते हुए उनका अध्ययन कर सकूं। तो 7 साल तक ये चलता रहा, 6-7 साल तक। और 6-7 साल तक लिखना मेरा स्थगित रहा। जो भी लिखना रहा वो डायरी तक सीमित रहा और मैं तमाम लेखकों को, विश्व साहित्य के लेखकों को पढ़ता रहा, पढ़ के नोट्स बनाता रहा कि इस लेखक की ये चीज़ें मेरे काम की हैं, ये चीज़ें मेरे काम की नहीं हैं। डूज और डू नॉट्स की लिस्ट बनाता रहा। उस लिस्ट ने कहीं मुझे बहुत लाभ पहुंचाया। तो बहुत आसान नहीं है विश्व साहित्य के उस गलियारे तक पहुंचना, लेकिन खैर उसी दौरान ये पहुंचना हो पाया था।
ये बड़ा दिलचस्प है कि पुरानी किताबों की दुकानें जो फ्लोरा फाउंटेन में हुआ करती थीं, जहां कितनी चीजें अब उजाड़ हुई, कितनी चीजें अब खो गई। मुंबई का वो जो पुरानी किताबों का बाजार है अब वो खो गया, फुटपाथ से खदेड़ दिया गया, तो अब बहुत कम बचा है। लेकिन जरा सोचिए कि लोगों को साहित्य तक और क्लासिक साहित्य जरिया वो रहा था। ये जो 7 साल तक आपने अपने लिखने को बंद रखा, उसमें बहुत तरह के दबाव आए होंगे। उन दबावों का किस तरह से सामना किया, और जब इन 7 सालों में आपने जमकर अध्ययन कर लिया, उसके बाद का रास्ता क्या था? निराला की कविता है राम की शक्ति पूजा, उसमें एक पंक्ति है कि छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। तो राम कहते हैं कि अभी बहुत रावण जैसे विशाल अस्तित्व से लड़ना जो है, उसके लिए राम जैसे अस्तित्व को भी अपने आप को तैयार करना होगा, और उस तैयार के लिए वो शक्ति की आराधना करते हैं। एक लंबी कहानी है, लेकिन पंक्ति ये थी कि छोड़ दो समर जब तक सिद्धि न हो रघुनंदन। क्या प्यारी बात। हाँ, तो उस पंक्ति, वो पंक्ति मेरे दिमाग के पीछे चलती रहती थी, और उसी पंक्ति ने प्रेरित किया कि तमाम दबाव जो हैं और तमाम लोभ जो हैं, ये बहुत मुश्किल होता है बिल्कुल एक नौजवान लेखक के लिए कि वो अपने आप को 5-6 साल के लिए जो मुख्य धारा है, लेखन की जो धारा है, उससे काट ले। वैसे तो लोगों का छपना ही बहुत मुश्किल होता है, और मैं धड़ल्ले से छप रहा था, और उस छपने को लोभ संवरित करते हुए अपने आप को विराग में, संन्यास में ले जाना। तो बड़े आकर्षण होते थे, बड़े दबाव होते थे, यहाँ ये लिख दो, वहाँ वो लिख दो। एक आध चीज़ पुरानी जो बरसों पहले भेजी थी, हिंदी में ऐसा भी होता है कि अगर आपने 2001 में कोई चीज़ भेजी है तो 2006 में अचानक छप के आ जाए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से कुछ एक चीज़ें वो जो बहुत पहले भेजी गई थी, वो छप के आ भी गई, और उनको देख करके ऐसा लगा कि हाँ, फिर से किया जा सकता है। लेकिन बस मन में ये था कि वो जो संतुष्टि का स्तर है, वो अगर हम खुद से पा लिया जाए या वहाँ तक पहुँच जाया जाए, तो उसके बाद फिर तो जिंदगी भर लिखना ही है। तो वो तैयारी चलती रही, और जब 2007 में या 2006 के अंत में फिर से लेखन की शुरुआत हुई, तो मज़े की बात है कि इस बार भी ज्ञानरंजन और पहल, इन्होंने ही भूमिका निभाई। बहुत सही, बहुत सही। क्योंकि वापस लिखने की जो शुरुआत हुई थी, वो हुई मेरी लंबी कहानी सामंत आंटी की लड़कियां से, और वो पहल में प्रकाशित हुई। वो है मेरे पास। हाँ। अब एक बहुत दिलचस्प जगह आ रही है, इसलिए मैंने आपको रोका। गी चतुर्वेदी जब लिखते हैं तो जुनून से लिखते हैं, जब लिखना रोक देते हैं तो जुनून से रोक लेते हैं, जब विश्व साहित्य पढ़ना चाहते हैं तो जुनून से पढ़ते हैं, जब पत्रकारिता करते हैं तो पत्रकारिता की शक्ल बदल देते हैं। थोड़ी सी वो बात कर ली जाए। ऐसा है, बिल्कुल वही बात कि जो काम करो उसके इतिहास को जान करके, उसके इतिहास से सीख करके उसके इतिहास को बदलने का प्रयास करो। ये एक, जो मेरे पिता ने कहा था कि एक पंक्ति पढ़ो तो, एक पंक्ति लिखो तो 1000 पंक्तियों का अध्ययन होना चाहिए, उसी बात का मैं भावानुवाद कर रहा हूँ कि यदि लेखन कर रहे हो तो लेखन के पूरे इतिहास को जानो, पत्रकारिता कर रहे हो तो जिस तरह की पत्रकारिता तुम कर रहे हो उसके इतिहास को जानते हुए अपने लिए एक गली गलियारा तलाशो जहाँ पर तुम कुछ कर सकते हो, तुम कुछ योगदान दे सकते हो। क्योंकि संसार में जितना भी परिवर्तन हुआ है, चाहे वो व्यक्तिगत स्तर पे चाहे सामाजिक स्तर पे, वह सब कुछ एक सौम्यता भरे जुनून के साथ ही हुआ है। बिना जुनून के, बिना उन्माद के और बिना पूर्ण निवेश के कुछ संभव नहीं हो पाया।
बिल्कुल सही है। मैं यहाँ ये बात स्पष्ट कर दूं कि गीत चतुर्वेदी ने जिन अखबारों में काम किया, उनके विशेषांकों को, उनके सप्ताह के अंत की जो पेशकश थी, उन सबको जिस तरह से सजाया संवारा, सामग्री उसमें दी, अलग अलग क्षेत्रों के लेखकों को जोड़ा जिसमें मैं भी शामिल हूं, वो बहुत कमाल की मुहिम रही है। और वो जो धारा है वो मैं आज भी उन अखबारों में देखता हूं। तो गीत बहुत हम्बल हैं कि वो जिक्र नहीं करेंगे, इसलिए मैंने कहा कि इसको थोड़ा सप्लीमेंट्री आगे बढ़ाते चला जाए। ये भी आपके लिए कविताई के एक जुनून की तरह रहा? हाँ बिल्कुल, मैंने कहा कि ये सब जो है ट्रेंड बाय राजकुमार केसवानी था, तो मैंने तो यस मैं तो सिर्फ एक हाथ था, बाकी सब कुछ मैं तो हमेशा ऐसा मानता हूँ। और मैं अपने जीवन में बहुत कृतज्ञ रहता हूँ उन गुरुजनों के प्रति जिन्होंने मुझे सिखाया, जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया और जिन्होंने मुझ में विश्वास जताते हुए मुझे नई चीज़ें करने के लिए अवसर दिया, प्रेरणा दी। मैं मानता हूँ कि हो गया मेरे हाथ से, मैंने अपने हाथ से जैसे कर तो दिया, लेकिन सब कुछ उन्हीं लोगों का ही मार्गदर्शन था। जैसे साहित्य में भी, इसीलिए मैं बार बार ज्ञानरंजन, विष्णु खरे और इस तरह के जो मेरे गुरुजन हैं उनको बार बार याद करता रहता हूँ मैं। बिल्कुल। अब तो ये है, गीत के बहुत सारे पुरस्कार आ गए, बहुत सारी किताबें आ गई और एक मुहावरा भी बन गया है। धीरेन्द्र अस्थाना ने पिछले हफ्ते जब उनके 70 बरस का जश्न हुआ और उनका एक कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ, वहां उसके लिए मैंने एक ऑडियो डॉक्यूमेंट्री बनाई। तो मैंने धीरेन्द्र जी से एक लंबी बातचीत की थी। वहां उनकी एक सूक्ति आई, यूनुस अपना ही लेखन एक दिन अपना दुश्मन बन जाता है और वो आगे लिखने के लिए चुनौती पेश करता है। गीत चतुर्वेदी के सामने उनका पुराना लेखन किस तरह से चुनौती पेश करता है? ये जो बात है तो बहुत सच्ची बात है, लेकिन ये इसकी अनुभूति तब होती है जब सचमुच आपका लेखन उस मकाम पे पहुंच जाता है जो वो आपको चुनौती जैसा एहसास कराए। हर रचना यदि वो प्रगतिशील है और आगे की तरफ बढ़ रही है तो वो एक मुकाम तो हासिल करती है और लेखक को अगली रचना के लिए जितना प्रेरित करती है उतना ही इंटिमिडेट भी करती है, डरा भी देती है। बिल्कुल। जैसे मैं कुछ ही दिन पहले अपने घर में ऐसे ही निजी बातचीत में कह रहा था कि भाई मैंने फला कहानी 14 दिन में लिख दी थी। इतना फोर्स था मेरे भरे, इतना रचनात्मक आवेग था कि मैंने वो कहानी जो आज 60 पेज की है, लगभग एक नॉवेला जैसी है, वो 14 दिन में लिख दी थी। लेकिन पिछले 14 साल से मैं एक उपन्यास पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ। क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आवेग के साथ आ जाती हैं और आवेग के साथ आने के बाद वो एक मानक तय कर देती हैं आपके भीतर, और फिर उसको लांघना, उसके पार जाने की कोशिश करना, उसमें 14 साल भी लग सकते हैं आपको, कई बार ज़्यादा भी लग सकते हैं। विलियम फॉकनर एज आई ले डाइंग कहते हैं कि उन्होंने 11 दिन में लिख दी थी और उसके बाद एक लंबा ब्रेक उनको लग गया था। बिल्कुल सही है। वो लांघने के ही प्रयास कर रहे थे। बिल्कुल। तो ये एक लेखक के सामने एक बड़ी चुनौती होती है। गीत चतुर्वेदी के लेखन की एक बहुत बड़ी धारा उनकी डायरियां हैं, उसकी बात करिए। जो चीज़ें, जो पंक्तियां, जो भाव मेरी कविताओं में और कहानियों में और नावल में आने से शर्मा जाते हैं या सकुचा जाते हैं, वो सब डायरी में चले जाते हैं। तो मेरी डायरियां हिचक भरी पंक्तियों का समुच्चय हैं। क्या प्यारी बात है। वाह वाह वाह। जो भविष्य में कभी किसी किताब में आए न आए ये मुझे नहीं पता। मैं तो मानता हूँ कि रचना की सारी नदियाँ अंततः जाकर उपन्यास में गिरती हैं और उपन्यास एक बड़ा समंदर होता है। हो सकता है कि वो पंक्तियां आगे उपन्यास में आए, न भी आए तो भी उनकी लाज का, उनके हिचक का सम्मान करते हुए वो जो जगह उन्होंने अपने लिए चुन रखी हैं वो वहीं रहेंगी फिर।
बहुत मजेदार है ये। गीत की कविताओं में बड़े कोटेबल कोट्स होते हैं। मैं कुछ कविताएं जमा करके लाया, आज सुबह मैंने जमा की कि गीत से बात करनी है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने कहा भी कि बहुत ज्यादा शेयर किए जाने वाले कवि हैं गीत। तो कुछ पोस्टर्स हैं। मेरे पास सपने हैं लेकिन फूहड़ महत्वाकांक्षाएं नहीं हैं। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि उम्र पूरी होने तक मैं 4 सुंदर पंक्तियां लिखूं। जब मैं मरूंगा वही 4 पंक्तियां मुझे कंधा देंगी। ये गीत की पंक्तियां हैं। गीत की और पंक्तियां कि उदास दिनों में हमारी आत्मा जिस भाषा में बात करती है उसे सिर्फ मौन के कानों से सुना जा सकता है। ये भी बहुत सुंदर। और फिर गीत की ही एक कविता की पंक्ति है कि प्रेम इस तरह किया जाए कि दुनिया का कारोबार चलता रहे, किसी को खबर तक न हो कि प्रेम हो गया, खुद तुम्हें भी पता न चले। ये भी बहुत सुंदर। और फिर गीत लिखते हैं जब बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी भूख, हम अपना भविष्य खा लेंगे। उसके अलावा गीत लिखते हैं जिन सुंदरताओं को रचने में ईश्वर असमर्थ होता है उन्हें कवियों के भरोसे छोड़ देता है। बहुत सारी है मेरे पास, इतने ढेर पोस्टर्स हैं। मजेदार यह है कि मैं भी अपने मित्रों से गीत की पंक्तियां चुपचाप शेयर करता रहता हूं, इनको बताए बिना। तो ये यकीन मानिए ये सबसे ज्यादा शेयर्ड और पोस्टर्ड कवि हमारे सामने यहां पर बैठा हुआ है, जिसकी कविताओं में से एक अंश निकाल के आप पोस्टर बना के किसी भी तरह से भेजा जा सकता है। प्रेम के बड़े बारीक रूप, प्रेम के जज्बात के बड़े बारीक कोने गीत की कविताओं में आते हैं। ये जो प्रक्रिया है, ये जो जज्बात हैं, कैसे आप उन भावों को शब्द दे पाते हैं जिनको शायद दूसरे लोग सिर्फ महसूस करके तड़प के रह जाते हैं। नेरुदा एक बात कहते थे कि पक्षी की तरह कवि के 2 डैने होते हैं, 2 पंख होते हैं। एक पंख का नाम है प्रेम और दूसरे पंख का नाम है मृत्यु। वाह वाह वाह। तो रचना के आसमान में कवि प्रेम और मृत्यु के पंखों के सहारे ऊंची उड़ान भरता है। क्या तो प्यारी बात। ये पंख, ये डायने जितने मजबूत होंगे उड़ान उतनी ऊंची होगी। तो जब भी हम प्रेम की बात करते हैं तो साथ में मृत्यु एक अनुषंग की तरह, एक अपेंडिक्स की तरह आती ही है। जी जी। और मैं तो ये चाहता हूँ, मैं ये इस बात में मेरा स्पष्ट भरोसा है कि संसार में तमाम विषमताओं, तमाम क्रूरताओं के बावजूद अंततः प्रेम ही वो अनुभूति है जो हमारे जीवन को बचाता है। और यदि प्रेम पृष्ठभूमि में चला जाए तो प्रेम की स्मृति बचाती है। कई लोगों के जीवन में प्रेम वर्तमान में नहीं होता, प्रेम की स्मृति होती है, तो वह अपने प्रेम को याद कर करके अपने जीवन को जो है जीने लायक बना कर रखते हैं। तो ये एक रचनात्मक आकांक्षा मन में ये रही है कि प्रेम को लेकर के कुछ न कुछ करते रहा जाए, क्योंकि ये केंद्रीय तत्व है। जैसे एक चिड़िया छोटी सी पानी में उतरती है, कुछ देर के लिए अपने पंखों को भिगोती है, और जब पंख फड़फड़ाते हुए ऊपर को उड़ती है, स्लो मोशन में इसको इमेजिन कीजिए इस दृश्य को, तो उसके पंखों से पानी के छींटे उड़ते हैं। वाह वाह वाह। मैं चाहता हूं कि मेरी रचनाएं जब उड़ें तो उन रचनाओं के पंख से प्रेम के छींटे उड़ा करें। क्या सुंदर बात है, क्या सुंदर बात है। वाह वाह वाह। और ये जो एक कोट करने, शेयर करने वाली जो बात है, इसमें भी एक जेनेसिस में अपनी तरफ से कहूँ जी, कि जब वो उन 6-7 बरसों में मैं प्रयास कर रहा था अपने लिए एक नया ग्रामर, एक मुहावरा खोजने की, तो विश्व की तमाम कविताओं को पढ़ते पढ़ते मीर और गालिब मुझे बहुत पसंद है, और मैं थोड़ा सा मीर की तरफ झुका हुआ आदमी हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण है।
कि मीर और गालिब में आप मीर की तरफ झुके थोड़ा हों सा मीर की तो तरफ, आप कम संख्या में होंगे जो मीर की तरफ झुके हैं। मीर की तरफ झुके हुए हैं, अल्पमत में भी होते हैं इसलिए जी। लेकिन विश्व की श्रेष्ठ कविताओं और उनके सामने मीर गालिब को तो हम ऐसे भी रख सकते हैं। ये जो मीर गालिब और उर्दू की जो पूरी परंपरा है ना, गजल की परंपरा, वो एक चीज बताती है कि कविता के भीतर हर शेर, हर वाक्य एक इंडिपेंडेंट उपस्थिति ले सकता है। बहुत देखिए, नज्म में क्या होता है या आमतौर पर कविताओं में क्या होता है कि पहली पंक्ति से आखिरी पंक्ति तक एक गल्प चल रहा होता है, कि एक कहानी है, वो पहली पंक्ति से आखिरी पंक्ति तक चलती रहेगी। उस कहानी को आप विभिन्न पंक्तियों में कह सकते हैं। गजल में यह है कि हर शेर एक अलग बात कह सकता है, फिर भी वो उस कविता का, उस गजल का हिस्सा बना रह सकता है। मैंने इसी को आधार बनाते हुए अपने लिए असंबद्ध काव्य संरचना ये तलाशी। मैंने कहा हिंदी में एक ऐसी कविता लिखी जा सकती है जो मुक्त छंद में हो, जिसमें बहर की जरूरत ना हो, हाँ। जैसे कि समकालीन कविता में होता है, लेकिन हर वाक्य अपने आप में एक अलग अर्थ देता हुआ हो। हर वाक्य को, अगर किसी वाक्य को अलग से रख दिया जाए तो वो भी अपने आप में कविता की अनुभूति दे दे, तभी वो कोटेबल कोट्स बन जाता है। ये भी हो जाता है। और इसके पीछे एक बड़ा वो रीजन ये भी मिलान कुंडेरा ने एक जगह कहा है कि संसार का साहित्य दरअसल एक सुंदर वाक्य है, गुड सेंटेंस। वाह वाह वाह। अब मैंने अपने मन में उसको पढ़ते हुए सोचा था कि सुंदर वाक्य क्या हो सकता है। सुंदर वाक्य मतलब सुंदर उक्ति। मैंने कहा सुंदर उक्ति मतलब सूक्ति, लेकिन सूक्ति को तो हिंदी में अच्छा नहीं माना जाता। मैंने कहा ठीक है, जो अच्छा नहीं मानते वो मुझे अच्छा नहीं मानेंगे, लेकिन सही। लेकिन मैं अपने रास्ते पे चलूंगा। लेकिन मेरा रास्ता है, मुझे जो मंत्र मिला है कि संसार का साहित्य दरअसल एक सुंदर वाक्य है, मैं इसे अपने भीतर लागू करूंगा और मैं वाक्यों पर भी काम करूंगा। एक अच्छा कवि या अच्छा नॉवेलिस्ट जो है किताब पे काम करता है, पन्नों पे काम करता है, चैप्टर्स पे काम करता है, चैप्टर्स के बाद अपने पैराग्राफ्स पे काम करता है और पैराग्राफ से विखंडित होते होते वाक्य पे काम करता है। तो ये जो मंत्र है इसको मैं अपने साथ लेकर के चलने का प्रयास करता हूँ। देखो गीत, ये दो दोस्तों की बातचीत है और ये बातचीत तो कभी ना खत्म होगी। तो ये हम तो कलिंगा के पहले भी बात कर रहे थे, कलिंगा के बाद भी बात करते रहेंगे। आज 18 साल पहले वाली बातें भी निकली और हम 18 साल बाद भी बात करते रहेंगे। तो यहाँ जहां बातचीत यहाँ जब बातचीत पॉज पर जाएगी, मुझे लगता है कि दो बातें की जाएं। एक तो ये कि इन दिनों क्या लिखना और लिखने की योजना चल रही है, वन, और दूसरा एक छोटी कविता तो सुनानी पड़ेगी, फिर हम जाएंगे। मैंने जैसे बातचीत में एक उपन्यास गले में अटका हुआ है, वह गले में अटका हुआ है, गले की हड्डी बना हुआ है, ऐसा भी कह सकते हैं। 14 बरस से एक उपन्यास पे मैं काम कर रहा हूँ और आखिरी स्टेज में पहुंच चुका है और मैं ये मानता हूँ, संभावना, उम्मीद खुद से करता हूँ कि इस बरस वो उपन्यास आ जाएगा। शुभकामनाएं, आमीन। ये तो बस फिलहाल वही है और मेरी इस समय रचनात्मकता की सारी गंगाएं, सारी यमुनाएं और सारी नर्मदा उसी उपन्यास में जाके गिर रही है। जहाँ से जो कुछ आता है वो उसमें विसर्जित हो जाता है। यहाँ एक बड़ी महत्वपूर्ण लाइन आई, सारी गंगाएं, सारी यमुनाएं, फिर आ गया सारी नर्मदा। हम मध्य प्रदेश के लोग हैं ना, तो नर्मदा के बिना हम लोग नहीं जीते। कविता छोटी सी ही। हाँ। जब मुश्किल समय आए सब कुछ बेकाबू हो जाए। क्या बात है। जब मुश्किल समय आए सब कुछ बेकाबू हो जाए, उससे थोड़ा और प्रेम करना जिससे अब तक तुम करते आए। वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। मैं ऐसे ही अपने इस मित्र का प्रशंसक नहीं हूं, गीत अद्भुत व्यक्ति हैं और अच्छा लगा मुझे ये बातचीत करते हुए। ऑडियंस के सवालों की जगह बनाते हैं। आप में से कोई कुछ पूछना चाहे तो पूछें और उसके बाद हम इस सत्र का समापन करेंगे।
नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। आप जब शुरू बोल रहे थे कि आपने बहुत से लेखकों के डूज एंड डोंट्स नोट किए हैं, तो मैं कुछ डोंट्स जानना चाहूँगा। ये सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि डोंट्स डूज तो बहुत कम हैं, लेकिन डोंट्स की लिस्ट बहुत लंबी थी। एक सबसे महत्वपूर्ण जो डोंट है वो ये इस तरह से है कि कहो मत दिखाओ। वाह वाह वाह। मतलब ये कहना कि कमरे में ठंड थी, ये बहुत एक फ्लैट वाक्य हो सकता है। बिना ये कहे कि कमरे में ठंड थी, कैसे ठंड को दिखाया जा सकता है, ये एक बहुत बड़ा मंत्र होता है। तो कहो मत, दिखाओ, उस अनुभूति को दिखा दो। और कोई सवाल? सर मैं एक सवाल करना चाहूँगा। हाँ जी। कि आज के टाइम पे शुद्ध हिंदी बोलना बहुत मुश्किल हो गई है, क्योंकि हम ज़्यादातर उर्दू को मिला लेते हैं या फिर अंग्रेज़ी को मिला लेते हैं, नए जनरेशन के बच्चे। तो एक नया भाषा बन चुका है इंग्लिश बन चुका है एक नई भाषा हमारे लिए। तो उस क्षेत्र में आपको जो हिंदी कविताओं की भविष्य क्या दिखाई देती है, थोड़ा आप उस पर अगर बोलेंगे। भाषा तो अपने हिसाब से विकसित होती रहती है, और यही भाषा डायनामिक है, यही उसका स्वभाव है। शुद्धता की अपेक्षा, शुद्धता का आग्रह कोई बहुत अच्छा आग्रह नहीं होता है। खाने पीने के मामले में शुद्ध आग्रह कर लिया जाए चलेगा, लेकिन भाषा की जो शुद्धि है वो मुख के सुख पर भी निर्भर करती है। हम जिस तरह का हम इस्तेमाल करते हैं, आज से 100 साल पहले जो भाषा लिखी जा रही थी हिंदी में, छायावाद के कवि लिख रहे थे, जयशंकर प्रसाद निराला और महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन, जिस तरह की भाषा लिख रहे थे, 100 साल बाद हमारी भाषा उस हिसाब से बहुत बदल गई है। यदि आज की किसी कविता को उठा करके 1920 में छपने वाली किसी पत्रिका में प्रकाशित कर दिया जाए, तो उस समय के बड़े बड़े कवि इस कविता को रिजेक्ट कर देंगे, इस कविता की भाषा की आलोचना करेंगे, निंदा करेंगे, क्योंकि उनका जो शुद्धता का मानदंड था उस पर ये भाषा खरी नहीं उतरती। ऐसे ही आज से 100 साल बाद भी ये भाषा बदल चुकी होगी। हमें बहुत ज़्यादा इन बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो भाषा आपके हृदय को अभिव्यक्त करने में सबसे अधिक मददगार हो, चाहे उसमें किसी भी भाषा, दूसरी भाषा के शब्द हों, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे वेस्ट इंडीज़ या दूसरे क्षेत्रों में आप देखेंगे कि वहाँ की अंग्रेज़ी में खास किस्म की क्रियोल मिक्स है, फ्रेंच के शब्द मिक्स हैं, या अफ्रीकी भाषाओं के दूसरे शब्द मिक्स हैं। उन्होंने कभी उसकी चिंता नहीं की और उसी भाषा के आधार पे अपना साहित्य विकसित किया है। तो भाषा एक नदी है, इस प्रवाह में बहते रहें, इसको बाधित करने की ज़्यादा हमें सोचने की ज़रूरत नहीं होती। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया बात कही गीत ने, और मुझे लगता है कि अब इस सत्र को यहीं समाप्त किया जाए। बहुत अच्छा लगा गीत आपसे बात करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा यूनुस जी, बहुत धन्यवाद आपका, और आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं श्री धीरेन्द्र प्रेम ऋषि सर से आग्रह करूंगा कि वो आकर हमारे अतिथि को थोड़ा सम्मानित करें, प्लीज।